बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में एक वेरी इंपॉर्टेंट केस डिस्कस करने वाले हैं। ये आसमा जिलानी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान PLD 1972 SC 139 है। डियर स्टूडेंट्स, फैक्ट्स ऑफ केस डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताता चलूँ कि 200 वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में जो पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था केस, इसमें हमारी फेडरल कोर्ट ने कैल्सन थ्योरी को अपने फैसले में डिस्कस किया था। इसकी बुनियाद पर अपना फैसला दिया था। 200 वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में हमारी फेडरल कोर्ट ने कैल्सन थ्योरी को एक सक्सेसफुल रेवोल्यूशन करार दिया और इसको एक्चुअली अयूब खान के मार्शल लॉ को वैलिडेट किया था। लेकिन आज के ये जो हम आज केस डिस्कस करने वाले हैं आसमा जिलानी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, इसमें दोबारा हमारी फेडरल कोर्ट ने एक मार्शल लॉ को इसी बुनियाद पर उसकी वैलिडेशन ख़त्म कर दी। जनरल यहिया खान का जो मार्शल लॉ था उसको इनवैलिडेट कर दिया और कैल्सन थ्योरी को गलत करार दिया और कहा कि ये कोई इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं है और हमारे पाकिस्तान के हालात के मुताबिक हम इसकी बुनियाद पर फैसला नहीं करते, हम अपनी ज्यूरिसडिक्शन इस्तेमाल करते हुए फैसला जात करते हैं। ठीक है, आगे चलकर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं अपने केस की तरफ। फैक्ट्स में आपको बताता हूँ। दरअसल पंजाब में एक पॉलिटिशियन थे मलक गुलाम जिलानी साहब और सिंध से एक एडिटर इन चीफ डॉन न्यूज़ कराची में अल्ताफ़ गौहर साहब थे। ये दोनों शख्स अयूब खान के लास्ट मार्शल लॉ के आखिरी दिनों में जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसकी वजह से इनको डिटेन कर दिया गया। अब जनरल अयूब खान ने हुकूमत यहिया खान के सुपुर्द कर दी। आप यूं भी कह सकते हैं कि नया मार्शल लॉ लगा दिया, लेकिन इनको रिहा ना किया जनरल यहिया खान ने। इन दोनों की गिरफ्तारी जो थी वो अंडर मार्शल लॉ रेगुलेशन 7(8) ऑफ 1971 के तहत हुई थी। इनको डिटेन किया गया था। डियर स्टूडेंट्स, 1969 में यहिया खान ने एक ऑर्डर पास किया था जिसको रिमूवल ऑफ डाउट ऑर्डर 1969 कहा जाता है। ये एक्चुअली रिगार्डिंग था ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट। इस ऑर्डर के तहत कोर्ट्स के दायरा कार को रिड्यूस कर दिया गया था, कोर्ट के दायरा कार को ख़त्म कर दिया गया था। According to this order, the courts cannot interfere in the orders and actions of army chief. आप यूँ भी कह सकते हैं कि आर्मी चीफ जो भी ऑर्डर पास करेगा या जो कुछ भी करेगा, कोर्ट्स इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती। डियर स्टूडेंट्स, इस डिटेंशन के ख़िलाफ़ मलक गुलाम जिलानी की बेटी आसमा जिलानी ने पंजाब हाई कोर्ट में रिट की और अल्ताफ़ गौहर साहब की अहलिया ज़रीना गौहर ने सिंध हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की। ये रिट पिटीशंस अंडर आर्टिकल 9(8) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 के तहत की गई थी और ये रिट पिटीशंस हैबियस कॉर्पस की बुनियाद पर की गई थी। डियर स्टूडेंट्स, अब जैसे ही ये रिट पिटीशंस दायर होती हैं तो कोर्ट्स के पास चूँकि पहले से ही वो रिमूवल ऑफ डाउट ऑर्डर 1969 मौजूद था और कोर्ट्स ने ये रिट खारिज कर दी। दोनों कोर्ट्स ने ये रिट खारिज कर दी क्योंकि कोर्ट्स के पास ये इख्तियार ही नहीं था कि वो आर्मी चीफ के ऑर्डर के ख़िलाफ़ इन रिट पिटीशन की समाअत कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही हाई कोर्ट्स ने ये रिट पिटीशंस खारिज की तो आसमा जिलानी ने सुप्रीम कोर्ट में, फेडरल कोर्ट में अपील दायर कर दी। इस ऑर्डर को चैलेंज कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, अब
सुप्रीम कोर्ट के पास जो डिटर्मिनेशन के लिए जो फैक्ट्स आए वो ये थे। फर्स्टली, क्वेश्चन फॉर डिटर्मिनेशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट वाज वेदर द हाई कोर्ट्स had jurisdiction under Article 9(8) of Constitution of 1962 to inquire into the validity of order of detention under Martial Law Regulation number 7(8) of 1971। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिटरमिन करना था क्या आया कि हाई कोर्ट्स के पास ये इख्तियार है कि वो जो ये डिटेंशन है अंडर मार्शल लॉ रेगुलेशन नंबर 7(8) ऑफ 1971 इनकी समाअत कर सकती हैं। सेकेंडली, फर्दर क्वेश्चन विच आल्सो इंसिडेंटली अरोज फॉर द डिटर्मिनेशन वाज वेदर द प्रिंसिपल लेड डाउन इन द केस ऑफ स्टेट वर्सेस दोसो was correct execution of law। नेक्स्ट जो चीज़ वो ये डिटरमिन करनी थी कि स्टेट वर्सेस दोसो केस में जो एक प्रेसिडेंट बनाई गई थी क्या वो ठीक थी। इस पर फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बड़ा डिसेंट जजमेंट कहता हूँ। एक्चुअली जो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो कैल्सिन थ्योरी को डिस्कस किया। कैल्सिन थ्योरी को इज़ नॉट अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। कैल्सिन थ्योरी को कहा कि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, नार द कोर्ट्स इज़ बाउंड टू एक्ट अपॉन दिस थ्योरी, और ना ही कोर्ट्स ये बाउंड हैं कि वो इस थ्योरी के मुताबिक अपने फैसला जात करें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, दोसो वर्सेस स्टेट वर्सेस दोसो केस में कैल्सिन थ्योरी जो इम्पोज हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि अगर कोई चेंज आता है जिसको अपोजिशन रेजिस्ट नहीं करती तो उसको सक्सेसफुल रेवोल्यूशन कहा जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा चूँकि ये थ्योरी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है तो कोर्ट ऑफ लॉ बाउंड नहीं है कि इस पर अमल करे। इसके बाद नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टिंग द प्रेसिडेंट इन द स्टेट वर्सेस दोसो केस। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्टेट वर्सेस दोसो केस की जो प्रेसिडेंट थी इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आसमा जिलानी के फादर की डिटेंशन को भी टोटली अगेंस्ट द लॉ करार दिया और अल्ताफ़ गोहर और गुलाम जिलानी को फ़ौरन रिहा करने का हुक्म दिया। इसके बाद डियर स्टूडेंट, सुप्रीम कोर्ट ने साथ साथ ये भी कहा कि दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 शैल प्रिवेल ओवर द मार्शल लॉ, के मतलब ये कि जनरल यहिया का मार्शल लॉ भी इलीगल है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो प्रिवेल करता है ओवर द मार्शल लॉ। अब डियर स्टूडेंट्स, एक बात तो बिल्कुल जब वाज़ेह हो गई, अब जनरल यहिया खां का मार्शल लॉ भी इलीगल करार पाया। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा दैट द सुपीरियर कोर्ट्स जजेस हैव देयर ओन जुरिस्डिक्शन, मतलब कि सुपीरियर कोर्ट्स के जजेस जो हैं वो किसी थ्योरी को फॉलो नहीं करते और ना ही इस थ्योरी को फॉलो करने के लिए बाउंड हैं, बल्कि वो अपनी जुरिस्डिक्शन को इस्तेमाल करते हुए केसेस का फैसला करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर अब हम यहाँ पर इस जजमेंट के बाद जो इफ़ेक्ट हैं उनको डिस्कस करें तो हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला के बाद जनरल यहिया खां के तमाम ऑर्डर्स, तमाम एक्शंस की वैलिडेशन ही ख़त्म हो गई, बल्कि यूँ कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा कि जनरल यहिया खां का मार्शल लॉ ही अपने इख्तिताम को पहुँच गया। डियर स्टूडेंट्स, मैंने पूरी कोशिश की है आसमा जिलानी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान इस केस के फैक्ट्स
फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है इसको डिटेल से आपके साथ डिस्कस किया है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो आप ये कमेंट्स बॉक्स में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।